हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज डिस्कस करते हैं अपने बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में। के अंदर अपन देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का सबसे पहले अपन क्यों यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन खुद से एग्जांपल लेते हैं हम कि अपने पास 10,000 रुपये हैं जो अपन सैलरी वगैरह से मिलते हैं। तो कहीं से भी रिसोर्सेज हो सकते हैं। 10,000 रुपये अपने पास में हैं, तो उन 10,000 रुपये का आप किस हिसाब से कहाँ कहाँ आप उनका क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो अपनी वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो 10,000 रुपये जो आपके पास हैं वो लिमिटेड हैं, क्योंकि 10,000 रुपये अपने पास क्या है, लिमिटेड हैं। उनका अपन कहाँ कहाँ यूज करेंगे, उन सभी का जो प्रोसेस होता है वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। क्योंकि 10,000 रुपये किसी तरीके से आपको मिले हैं, तो 10,000 रुपये वे आपके पास लिमिटेड हैं। उन 10,000 रुपये को आप किस हिसाब से खर्चा करते हो, कहाँ कहाँ लगाते हो, तो वो सारा जो रिसोर्सेज का लोकेशन है उसी का डिस्कस करना ही, उसी का कैलकुलेशन करना, उसी के अकॉर्डिंग अपने को डिसाइड करना कि जिससे अपनी नीड्स और जो अपनी वांट्स होती हैं, वो सेटिस्फाई हो सके। तो अब क्या कहेंगे कि अपने पास जो 10,000 रुपये हैं, क्या है, 10,000 जो रुपये हैं ये क्या माने जाएंगे अपने, मान लो ये रिसोर्सेज हैं। अपने पास क्या है, रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। तो इन रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज मतलब 10,000 रुपये का किस हिसाब से एलोकेशन करते हैं कि अपनी जो नीड्स और वांट्स हैं वो क्या हो, सेटिस्फाई। अब ये बताओ कि हर एक व्यक्ति इंडिया के अंदर या बाहर विदेशों में, हर एक व्यक्ति की जो वांट्स होती हैं वो हर कोई चाहता है कि मेरे पास सब कुछ वो संसाधन हो जिनसे अपनी नीड्स और वांट्स को पूरा, लेकिन उनकी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। तो क्या होती हैं उनकी वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स की वजह से उन रिसोर्सेज का कैसे, किस हिसाब से ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उन सभी को इकोनॉमिक्स का प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में क्योंकि जो भी साधन होते हैं वो स्कैर्स होते हैं, अपने पास लिमिटेड होते हैं, उनको बंटवारा करना, उनको एलोकेशन करना कि अपनी नीड्स और वांट्स क्या हो सकें, सेटिस्फाई हो सकें, उनका अच्छे से यूटिलाइज करना। उसके बाद में खुद चाहते हैं रिसोर्सेज का यूज करना, तो हम डिमांड करते हैं उनकी। क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल का बेस होता है इकोनॉमिक्स का जो डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे चलता है। जो डिमांड और सप्लाई की बेस के ऊपर चलता है, जिसके अकॉर्डिंग ही अपन देख पाते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड करने वाले अपन खुद हैं, कंज्यूमर, सप्लाई करने वाले जो अपने जहाँ से प्रोडक्शन अपने को मिलता है। तो डिमांड करने वाले खुद हैं क्योंकि अपनी डिमांड अनलिमिटेड होती हैं, क्योंकि अपने पास हर कोई चाहता है कि अपने पास सभी सर्विसेज हों, सभी गुड्स हों, तो अपनी डिमांड अनलिमिटेड होती है। लेकिन जो सप्लायर होता है उसके पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। उसी में से वो किस हिसाब से वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किस हिसाब से उन लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करें कि नीड्स और वांट्स सेटिस्फाई जाके। तो ये सब इकोनॉमिक्स। अब इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, कि इकोनॉमिक्स के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उनका किस हिसाब से एलोकेशन करना जो कि अपनी अनलिमिटेड वांट्स पूरी हो जाएं। ठीक है। ये डिमांड और सप्लाई का प्रिंसिपल बेस होता है, क्योंकि डिमांड अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर डिमांड नहीं करेगा किसी चीज़ की, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो अपने को रिसोर्सेज लिमिटेड की, अनलिमिटेड की पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सप्लाई करने वाले भी नहीं रहेंगे, क्योंकि डिमांड अपन नहीं करेंगे तो सप्लाई तो कोई करने वाला है ही नहीं। तो ये इकोनॉमिक्स का एक पार्ट होता है जो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही इकोनॉमिक्स से डिसाइड होती है। क्योंकि डिमांड करेंगे तो सप्लाई करने वाला आएगा, तो सप्लाई कौन करेगा, रिसोर्सेज में से देखिएगा, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो इन सभी का डिस्कस करना क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स। किस हिसाब से रिसोर्सेज का यूज करें जिससे इंडिविजुअल पर्सन या होल इकोनॉमी के अंदर अपनी वांट्स और नीड्स को सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर सके। क्योंकि जो सप्लायर होता है वो प्रॉफिट गेन करना चाहता है, सेटिस्फैक्शन लेना चाहता है, और डिमांड वाला होता है, कंज्यूमर होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स और नीड्स को सेटिस्फैक्शन लेना चाहता है। तो ये था इसका इकोनॉमिक्स का बेसिक नॉलेज के बारे में। इसमें देखो सबसे पहले इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, ये तो जानना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई थी वेल्थ
वेल्थ ऑफ नेशन बुक से। किसने लिखी थी ये? एडम स्मिथ ने। किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने ये बुक लिखी थी जो वेल्थ ऑफ नेशन थी। और कौन से सन में लिखी थी? इसने लिखी थी 1776 में। 1776 1776 में इसने क्या लिखी थी? बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, जिसके बेस पे अपन कह सकते हैं, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने को मिला कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इसने पूरा डिफाइन किया बुक के अंदर, उसी से ही शुरुआत हुई। इसलिए इसे कहा भी जाता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ है। उसके बाद में इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। किस पार्ट में? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। तो पहले जो इकोनॉमिक्स थी उसका नाम था माइक्रो और दूसरी था मैक्रो। ठीक है, पहली का माइक्रो और दूसरी को 2 भागों में बांट दिया। किसको? इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहले माइक्रो और मैक्रो, क्योंकि एक कंट्री के अंदर सभी रिसोर्सेज का एक साथ कैलकुलेशन करना संभव नहीं था। इसलिए सुविधा के लिए उन्होंने बिल्कुल अच्छे से डिफाइन करने के लिए इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोनों का मतलब अपन देखते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले बताओ कि इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो उसका नाम था रैगनर फ्रिज। उसका नाम क्या था? रैगनर फ्रिज। उसका नाम क्या था? रैगनर फ्रिज। जिसने डिवाइड किया था कौन सी सन में? 1933 में। 1933 में इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मैक्रो और मैक्रो में रैगनर फ्रिज ने। देखो मैक्रो का इन्होंने 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया वो अपन देखते हैं। देखो मैक्रो का मतलब होता है स्मॉल एरिया और एक होता है लार्ज। मतलब कि अगर माइक्रो के अंदर छोटे एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं तो वो आता है माइक्रो के अंदर, और मैक्रो के अंदर कौन आएगा? अगर होल इकोनॉमी की बात करें तो वो आएगा अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, किसके अंदर आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, देखना। अगर इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, एक यूनिट की बात करें, एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करें या एक यूनिट की बात करें तो वो किसके अंदर आएगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो के अंदर अगर होल इकोनॉमी की बात करें एज ए सम के रूप में, होल इकोनॉमी की बात करें एक सम के रूप में, टोटल के रूप में, तो वो क्या कहलाएगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप क्लास का ही एग्जांपल लो। अगर क्लास में 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों में अगर इंडिविजुअल मैं किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, के बारे में मैं कैलकुलेशन करता हूँ, तो वो कहलाएगी इंडिविजुअल यूनिट के बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, अगर मैं होल स्कूल की बात करूं, कितने बच्चे हैं बारे में जानकारी लेना, वो होल इकोनॉमी के बारे में आएगी, जो कहलाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो इसका डिटरमिनेंट होता है कि बेसिक जिसके ऊपर वो चलती है मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो तो चलती है प्राइस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? प्राइस के बेसिस पे। ठीक है, और जो होल इकोनॉमी की बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो चलती है इनकम के बेस पे, जिसमें इसमें इनकम के ऊपर फोकस किया जाता है होल इकोनॉमी के बारे में, और ये प्राइस के प्रिंसिपल पे चलती है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करूं तो इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या रहेगा? देखो दोनों का मतलब क्या था, इसके अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड और सप्लाई के बिना इकोनॉमिक्स का कोई वजूद ही नहीं था, इकोनॉमिक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगर मैं डिमांड और सप्लाई की बात करता हूँ तो ये तो होल मतलब टोटल इकोनॉमिक्स का मीनिंग था डिमांड और सप्लाई के बीच में। लेकिन मैं यहाँ पे जब मैंने इन्हें 2 भागों में डिवाइड कर दिया तो डिमांड और सप्लाई भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अगर मैं एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करूँ, इंडिविजुअल पर्सन की बात करूँ डिमांड और सप्लाई की, तो वो कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई की बात, एग्रीगेट सप्लाई के बेस पे काम करती है। ठीक है, और ये करती है इंडिविजुअल पर्सन के बेस पे, डिमांड और सप्लाई बेस पे काम करता है। इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन मैं और बताता हूँ आपको, इसी के अंदर जो नॉलेजेबल है आपको याद रखनी है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर मैं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि है अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो उसका फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ।
याद रखना, अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो उसका फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो है जेम्स किन्स। जेम्स किन्स, इसे पूरा नाम बोलते हैं जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जेम्स किन्स और पूरा नाम जॉन मेनार्ड किन्स। अगर मैं अकेले मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं और होल इकोनॉमी की बात करूं तो वो सिर्फ एक ही है, एडम स्मिथ, ठीक है। और इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किसने किया, रैगनर फिश ने किया था 1933 में। तो ये थी इसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज, जो अपने रिसोर्स का एलोकेशन करना, क्योंकि अपने पास लिमिटेड होते हैं। फिर उसका जो एक्चुअल डेफिनेशन किसने बताई, एडम स्मिथ ने, जो बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। उसके बाद में अपन ने डिमांड और सप्लाई का देखा किस हिसाब से, और सप्लाई किस हिसाब से काम करती है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया किसने, रैगनर फिश ने, ठीक है। इसके डिटरमिनेंटर होते हैं प्राइस और इनकम, ठीक है। ये होल इकोनॉमी की बात करता है, ये एक इंडिविजुअल पर्सन यूनिट की बात करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जेम्स, अगर फादर ऑफ माइक्रो और होल इकोनॉमी की डेफिनेशन तो उसमें कहेंगे अपन एडम स्मिथ है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इसकी बेसिक नॉलेज थी इकोनॉमिक्स के बारे में। चलो, आपने अच्छे से ध्यान से देखी होगी इस लेक्चर को, पूरे वीडियो को, तो आप इसे नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।